भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलता की नई इबारत लिखने को तैयार। आज श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर होगा प्रक्षेपित। सूर्य के आसपास और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का करेगा अध्ययन। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली पुलिस आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। अनेक यातायात प्रतिबंध रहेंगे लागू। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुभारंभ। 18 दिन में 68 जनसभाएं होंगी। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्न ने जीता सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव। अपने प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त देते हुए 70.4% वोट के साथ जीत की दर्ज। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। श्रीलंका में कैंडी के पल्लीकेलेर इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। जीत के साथ आगाज करना चाहेगा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलता की नई इबारत लिखने को तैयार है। सौर मिशन आदित्य L1 का आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड्स के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 सूर्य के वातावरण और सौर वायु का अध्ययन करेगा। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप और अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा। और दुनिया भर की निगाहें अब भारत के सौर मिशन पर हैं। सौर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत द्वारा चांद पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज के रहस्यों को समझने की बारी है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण की गिनती जारी है। इसे PSLV C-57 द्वारा शनिवार को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का अपनी तरह का पहला अध्ययन करेगा। इस पर 7 पेलोड लगे हैं, जिनसे प्राप्त आंकड़ों से कई नए तथ्य सामने आएंगे। इस उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हेली ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। L1 पॉइंट के पास हेली ऑर्बिट का फायदा यह है कि यहां से यह उपग्रह में बिना किसी बाधा के सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन कर सकता है। चंद्रयान 3 की शानदार सफलता से इसरो के हौसले आसमान पर हैं। इसरो को उम्मीद है कि भारत का पहला सौर मिशन भी सफलता की नई इबारत लिखेगा। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले तिरुपति जिले के चंगलम्बा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मिशन सफलतापूर्वक अपना काम करेगा। The countdown for PSLV C-57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. So I came here to pray to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful. सौर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उनका मानना है कि इस मिशन से सूर्य को समझने में मदद मिलेगी और उसके कई रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। आदित्य L1 अभियान सूर्य के वातावरण और सौर वायु का भी अध्ययन करेगा। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप तथा अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो चांद के बाद अब सूरज की बारी है। आयशा खानम हमारी सहयोगी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और साफ तौर पर अगर हम देखें तो किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा जब ये लॉन्चिंग होगी, ये प्रक्षेपण होगा, और साथ ही क्या तैयारियां नजर आ रही है? की तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। देखिए, श्रीहरिकोटा में इस वक्त उल्टी गिनती जारी है और बस कुछ ही पल के बाद, कुछ ही घंटों के बाद ठीक 11:50 पर आखिरी उल्टी गिनती होगी और ये जो आदित्य L1 मिशन है PSLV C-57 के द्वारा ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है। पहली बार है भारत इतना बड़ा मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए शुरू कर रहा है और ये भारत तीसरी एजेंसी है, इसरो तीसरी एजेंसी है विश्व में। नासा और ईसा के बाद इसरो तीसरी एजेंसी है जो इतना बड़ा मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए कर रहा है। देखिए, इस मिशन के जरिए भारत जो अध्ययन करेगा, पहले भी जो मिशन हो चुके हैं उन मिशन के जरिए जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो वैज्ञानिकों की उत्साह का केंद्र है। लेकिन इस बार भारत के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ भारत इस सैटेलाइट को इंटीग्रेट किया है और जो VELM है, जो विजिबल एमिशन लाइंस कोरोनोग्राफ, ये जो पेलोड है भारत ने जो बनाया है इंडिजिनस पेलोड, इस पेलोड के जरिए सूरज के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उसको देखा जाएगा। देखिए, ये पेलोड इतना एडवांस है कि इसके जब ये आदित्य L1 मिशन में डिप्लॉय होगा, जब इसको एक्टिवेट किया जाएगा तो ये सूर्य की किरणों को चीरता हुआ सूरज की किरणों को लाइंस में बदल देगा, इसको एक स्पेक्ट्रम में बदल देगा और इसके जरिए वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि आखिरकार सूर्य के अंदर जो होने वाली गतिविधियां हैं ये क्यों होती है। देखिए, L1 उस पोजीशन पर खड़ा रहेगा, उस पोजीशन पर तैनात होगा जहां से कभी सूर्यास्त नहीं होता। देखिए, धरती पर हम देखते हैं कि सूर्यास्त रोज होता है और हम ये कहते हैं कि चांद निकलता है, सूरज डूबता है, लेकिन ऐसा यूनिवर्स में सूरज कभी नहीं डूबता। तो ये वो पॉइंट है जहां से 24 घंटे लगातार L1 इस सूर्य का अध्ययन करता रहेगा और ये तमाम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा। तो फरवरी, ये करीब 4 महीने तक का वक्त लगेगा इसको उस तय ऑर्बिट तक पहुंचने में और ये लगातार 4 महीने के बाद जब ये पेलोड्स एक्टिवेट होंगे तो एक के बाद हर दिन जो VELM पेलोड है ये 1400 तक की तस्वीरें हर दिन डेटा भेजता रहेगा, जिसके बाद वैज्ञानिक इसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प स्टडी होगी जो अंतरिक्ष के तापमान, अंतरिक्ष का टेम्परेचर, अंतरिक्ष का मौसम किस तरह से इसको जानने के लिए कोशिश की जाएगी, ताकि जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है, जो तमाम एसेट्स हैं, इन एसेट्स की सुरक्षा बेहतर की जा सके सूर्य में होने वाली एक्टिविटीज के जरिए। और ये तमाम स्टडी जो है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत अहमियत रखती है। निश्चित तौर पर आयशा, तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही ये लॉन्चिंग होगी, प्रक्षेपण होगा, तो हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और ज्यादा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और ऐसे कह सकते हैं कि एक और कीर्तिमान रचने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात G20 की।
दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। एक फाइनल रिव्यू करने के लिए आज और कल दिल्ली में वीआईपी अतिथियों के काफिले की गाड़ियों के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के ठीक वैसे ही इंतजाम किए जाएंगे जैसे G20 समिट के दौरान 8 से 10 सितंबर के बीच वीआईपी मूवमेंट के वक्त किए जाएंगे। रिहर्सल के चलते नई दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोकी जाएगी। इसके अलावा DTC और क्लस्टर बसों के रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे। साउथ दिल्ली के भी कुछ रास्तों पर असर पड़ेगा। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि रिहर्सल के मद्देनजर असुविधा से बचने के लिए वो मेट्रो का इस्तेमाल करें और जिन रास्तों पर जिस समय रिहर्सल होगी उस समय सीमा के दौरान उन रास्तों से बचकर निकलें। रिहर्सल का समय आज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां और जिज्ञासा भी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होगा। हालांकि प्रतिनिधि मंडल शिखर सम्मेलन के दौरान राजघाट, NGMA, जयपुर हाउस और IARI पूसा का भी दौरा करेगा। 7 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से कुछ यातायात नियमन हो सकते हैं। पूरी दिल्ली में सभी मेडिकल दुकानें, किराने की दुकानें, दूध के बूथ, सब्जी और फल की दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स को नियंत्रित क्षेत्र में अपने निजी वाहनों के साथ साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। नई दिल्ली में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खान-पान, अपशिष्ट प्रबंध आदि से संबंधित वाहनों का सत्यापन के बाद आवागमन की अनुमति होगी। ट्रैफिक अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट या दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। कई लोगों में ये भ्रांति भी है कि क्या इस दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। जी नहीं, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई है कि इसके अलावा विशेष रूप से 9 और 10 सितंबर को कुछ प्रतिबंध रहेंगे, जिनके तहत 9 की शाम 5 बजे से 10 की रात 12 बजे तक किसी भी ऑटो या टैक्सी को नई दिल्ली में आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। और भारत की G20 की मेजबानी की तैयारी में भारत जुटा हुआ है और ऐसे में देश में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों की जुटान दिल्ली में होने जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस खास मौके पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, जहां दुनिया भर के प्रतिनिधियों की सेहत का ख्याल भी रखा जाएगा। वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस ग्लोबल इवेंट में शामिल होने के लिए विश्व के दिग्गज नेता और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख आ रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिग्गजों का जुटान होने वाला है। ऐसे में मेहमानों के आगमन को लेकर सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पूरी दिल्ली जहां दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, वहीं सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। G20 समिट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में बनाया गया है नया ICC, उसमें 9 और 10 तारीख को G20 समिट होने जा रही है। ये शायद हमारे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा इवेंट होगा मल्टीलैटरल समिट के मामले में, और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का प्लान किया है। जो जनरल एक अलर्ट है दिल्ली में, उसको मेंटेन करने का आयाम हो, इन सब
सबके मद्देनजर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। G20 समिट के दौरान दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बस अड्डे से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। खोजी कुत्तों को भी तैनात किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य महकमे ने भी 5 सरकारी और 3 निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है। इसके साथ ही डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की विशेष टीम भी तैनात की गई है। G20 की बैठक को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बहुत बड़ी तैयारी की है और जो दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और आरएमएल अस्पताल को भी नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है और बहुत ही व्यापक तैयारी की गई है। तकरीबन 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जो डेलीगेट है जहां जिस होटल में ठहरेंगे वहां पर भी एम्बुलेंस रहेगा। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए या फिर अस्पताल पहुंचाने के लिए इन अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जो आयोजन स्थल है प्रगति मैदान, वहां आईसीयू का भी सेटअप किया जा रहा है और राउंड द क्लॉक 24 घंटे स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर तैनात रहेंगे। आरएमएल की जहाँ तक बात करें तो आरएमएल अस्पताल में 50 जनरल वार्ड अलग से डेडिकेट किया गया है, तैयार रखा गया है डेलीगेट के लिए। ओपीडी में डॉक्टर तैनात रहेंगे डेडिकेटेड सिर्फ डेलीगेट के लिए। इसके अलावा 10 आईसीयू बेड भी तैयार रखा गया है। अतिथियों के मेडिकल व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम है तो ट्रैफिक के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कारणों से दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि जनता को कम से कम असुविधा हो। निर्देश दिया गया है कि शहर में आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए यातायात परामर्श पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नितेंद्र सिंह के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो तमाम तैयारियां यहां पर पूरी की जा चुकी हैं और लगातार इस पर हमारी पैनी नजर भी है। अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का आज से शुभारंभ होगा। पहली परिवर्तन यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं कुछ किलोमीटर रथ पर सवार होकर यात्रा में भाग भी लेंगे। यात्रा के शुभारंभ से पहले नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंत्रोच्चार व पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। परिवर्तन यात्रा 4 दिशाओं से अलग अलग तारीख को शुरू होगी। ये परिवर्तन यात्रा 1854 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें 18 दिन का समय लगेगा। साथ ही 47 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी। इस पूरे 18 दिन में 68 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। 19 सितंबर जयपुर पहुंचेगी, जहां विशाल सभा का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह आज रायपुर में साइंस कॉलेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता की ओर से आरोप पत्र पेश करेंगे। करीब 1 महीने पहले आरोप पत्र समिति ने शाह को आरोपों का पुलिंदा सौंपा था। माना जा रहा है कि इस आरोप पत्र में कथित शराब घोटाला, कोल घोटाला, CGPAC घोटाला, गौठान घोटाला, ईडी की कार्रवाई, सट्टे की कार्रवाई, महादेव ऐप, कानूनी व्यवस्था, धान का सियासी गणित, आरक्षण आदि शामिल होंगे, जिसके सहारे बीजेपी भूपेश सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री आरोप पत्र जारी करने के बाद महासुमंद जिले के खैरमाल, अर्जुंदा और सरायपाली के लिए रवाना होंगे। यहां पर जनजातियों की ओर से शाह का स्वागत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से आदिवासी वोटर्स को साधने की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया है। इसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार से इस्तीफा देने की मांग की। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने घटना को हृदय विदारक बताया। ये घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही,
लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो कहा वो अब पुष्ट होता दिख रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के अपराधों के प्रति 6000 के लगभग इस तरीके की सालाना घटना होती है। सरकार कुछ भी कहेगी, लेकिन मैं उस बात पर कायम हूं कि जिस तरीके से बार बार राजस्थान की पुलिस व्यवस्था, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उन पर जो सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि अपराध चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर घटित होता हो, उसके बारे में सरकार जिम्मेवारी से नहीं बच सकती और समाज को कहें, लेकिन सरकार का इकबाल जब खत्म होता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आरोपियों को तत्काल पकड़ने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता व आरोपी दोनों ही आदिवासी समाज से हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की 6 टीमों का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पकड़ा धकड़ी किए जाने की पूर्ण संभावना है। इसमें हम लोग शीघ्र ही कामयाब होंगे। अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा और फिर उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाया जाएगा और हम उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बैंक घपले से जुड़े धन शोधन मामले में की गई है। नरेश गोयल से शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पूछताछ की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। खबरों के अनुसार नरेश गोयल 538 करोड़ रुपए के कैनरा बैंक घपला मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। नरेश गोयल को आज मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी अदालत से उनकी कस्टडी मांगेगी। और सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला है। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थर्मन षणमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। षणमुगारत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने चुनाव में 70.4% वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की है। उनके प्रतिद्वंदियों में सिंगापुर सरकार इन्वेस्टमेंट कॉर्प के पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी एनजी कोक सोंग को 15.72% और सरकारी स्वामित्व वाले बीमा समूह NTUC इनकम के पूर्व प्रमुख टैन किन लियान को 13.88% वोट मिले। सिंगापुर में 2011 के बाद हो रहे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान खत्म होने के बाद नतीजों का ऐलान किया गया। थर्मन षणमुगारत्नम वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब की जगह लेंगे। हलीमा के पिता भारतीय मूल के थे और मां मलय मूल की थीं। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमें तैयार नजर आ रही हैं। एशिया कप में इन दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का आयोजन कैंडी में किया जाएगा। भारत का इरादा जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज करने का होगा। वहीं पहले मैच में नेपाल को हराने वाली पाकिस्तान की टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगी। और अब बात मौसम की।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।